स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। आज हम लोग लेक्चर देखने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 12। आई होप कि सब लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम जो सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार पढ़ा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में हमने क्या क्या बताया था कि एक तो बताया था प्राथमिक क्षेत्राधिकार, प्राथमिक बताया था प्राथमिक क्षेत्राधिकार। दूसरा हमने बताया था क्या, अपीलीय क्षेत्राधिकार। तीसरा बताया गया था सलाहकारी, ठीक है। और हमने बताया पुनरीक्षण का क्षेत्राधिकार। इतना हमने डिस्कशन कर दिया। प्राथमिक को हमने जोर दे के बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का अनन्य क्षेत्राधिकार क्या है। ये क्वेश्चन मेंस में बन सकता है, अनन्य, ठीक है। तो अनन्य क्षेत्राधिकार में हमने बताया था कि सेंटर और स्टेट के बीच में कोई विवाद हो, स्टेट और स्टेट के बीच में विवाद हो, और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित कोई विवाद है, ये सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट का ये अनन्य क्षेत्राधिकार है। तो जब भी अनन्य क्षेत्राधिकार होगा तो ये होगा, और एग्जाम्पल के साथ आपको बताना होगा मेंस में, ठीक है। अपीलीय क्षेत्राधिकार को हमने बताया था डिटेल में कि संवैधानिक को लेके होगा, दीवानी को लेके होगा, आपराधिक होगा, और विशेष अपील किया जाए तो विशेष होगा इसमें अपीलीय में। तो अपीलीय के हमने कितना बताया, 4 प्रकार बताए थे। सलाहकारी में हमने बताया था कि आर्टिकल 143 में क्या करने हैं, सलाह सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है कौन, प्रेसिडेंट ले सकता है। लेकिन इसमें 2 शर्तें बताया था, ध्यान रखने वाली बात है कि 26 जनवरी 1950 से पहले कोई संधि है और कानून है, ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या आप जब भी सलाहकारी क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट के लिखेंगे तो ये बताएंगे संधि या कानून है, उस पे सलाह देना अगर प्रेसिडेंट मांग रहा है तो सलाह देना बाध्यकारी है। जबकि इसके इतर कोई भी होता है, पहले ना हो बाद में हो, तो सुप्रीम कोर्ट को सलाह देना बाध्य नहीं है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे उठ के आ रहा है कि प्रेसिडेंट सलाह जो देगा वो मानने के लिए बाध्यकारी है, तो बाध्यकारी नहीं है मानने के लिए। तो ये बताया था। पुनरीक्षण में हमने क्या बताया था, पुनरीक्षण में क्षेत्राधिकार में वो होता है कि कोई सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है, अपना वर्डिक्ट सुना दिया है या निर्णय सुना दिया है। जब निर्णय सुना दिया है तो उस निर्णय के खिलाफ याचिका अगर दायर किया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, उस पर पुनर्विचार कर सकता है या उसको बदल सकता है। ये पुनरीक्षण का क्षेत्राधिकार है। लेकिन ध्यान रखना है कि पुनरीक्षण अधिकार में मान लो कि 2 जजों का बेंच ने सुनाया है, तो फिर वो 3 जज के बेंच में जाएगा पुनरीक्षण करने। अगर 3 बेंच का सुनाया है तो 5 में, अगर 5 सुनाया है तो 7 में, ऐसे ही जाएगा। मतलब बेंच बढ़ जाएगा। बेंच में कितना बढ़ जाएगा, मतलब कि जो छोटा लेवल का सुनाया है वर्डिक्ट, उससे हायर लेवल में ही ये निर्णय पुनर्विचार किया जाएगा या बदला जा सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ से एक प्री का क्वेश्चन आता है पुनरीक्षण वाले से कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कितने कम से कम न्यायाधीश होने चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान में कोई प्रावधान है, उसकी सुनवाई करने के लिए बेंच में कम से कम 5 जज होने चाहिए। न्यूनतम कितने होने चाहिए, 5 जज होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमने पीछे क्या कर लिया, जितना पढ़ लिया था उसका रिविजन कर लिया। अब आते हैं अभिलेख न्यायालय के रूप में क्षेत्राधिकार। तो अभिलेख न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कौन सा आर्टिकल आता है, तो आर्टिकल 129 आता है। तो अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या है, मतलब कि जो सर्वोच्च न्यायालय जैसे सुप्रीम कोर्ट न्यायालय का निर्णय भारत के सभी न्यायालय पे लागू होगा, मतलब हाई कोर्ट पे भी लागू होगा और सत्र न्यायालय पे भी लागू होगा, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट का। और हाई कोर्ट का अगर कोई निर्णय है तो वो सत्र न्यायालय पे लागू होगा, ठीक है। और न्यायालय कैसे लागू होगा, लेकिन वो कैसा होगा, बाध्यकारी होगा। ऐसा नहीं कि वो नहीं लागू कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट के कोई भी निर्णय दिया गया हो वो सभी न्यायालय में बाध्यकारी होगा और उन्हें अभिलेख के रूप में संग्रहित किया जाएगा। उनके जो निर्णय सुनाए गए हैं उनको अभिलेख के रूप में संग्रहित किया जाएगा। यही अभिलेख न्यायालय के रूप में क्षेत्राधिकार देता है। अगर मान लो कि अगर कोई निर्णय सुनाया और उसको अभिलेख को संग्रहित न करके उस सभी न्यायालय क्या कर रहे हैं, उसका अवहेलना कर रहे हैं निर्णय का, तो वो क्या करेगा, न्यायालय अपनी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार है उसको, न्यायालय को। तो अभिलेख न्यायालय के रूप में क्षेत्राधिकार के अंतर्गत न्यायालय क्या कर सकता है, अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकता है।
और दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी निर्णय सभी न्यायालय पे लागू होगा। हाई कोर्ट का निर्णय सुप्रीम कोर्ट में नहीं लागू होगा, लेकिन सत्र न्यायालय के सभी पे लागू होगा। ठीक है, अब आ जाओ न्यायालय की अवमानना। तो ये देखो, अभिलेख न्यायालय में कौन कौन न्यायालय अभिलेख न्यायालय की शक्ति मिलता है, तो सुप्रीम कोर्ट को मिलता है और हाई कोर्ट को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट को मिलता है कि सभी न्यायालय पे लागू होगा, हाई कोर्ट को मिलता है कि सत्र न्यायालय पे लागू होगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब आ जाओ न्यायालय की अवमानना की बात आ रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अवमानना में कौन से केस में दिया जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट का अभी बताया कि 129 अभिलेख न्यायालय का कोई अवहेलना कर रहा है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। लेकिन हाई कोर्ट में आर्टिकल 215 दिया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में 129। अगर हाई कोर्ट में कहा ना कि अगर ये अवमानना कर रहा है अभिलेख न्यायालय, हाई कोर्ट की शक्ति है, अगर इसकी अवमानना करता है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है और इसके लिए दंड देने का अधिकार है। तो फिर क्या किया संसद ने, न्यायालय अवमानना अधिनियम पारित किया। और इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, न्यायालय अवमानना अधिनियम, या जब भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस अधिनियम को जिक्र जरूर करना है। तो संसद ने न्यायालय अवमानना अधिनियम पारित किया कब, 1971 में पारित किया। ठीक है, और पारित किया ये किसके लिए था, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के लिए। तो न्यायालय की अवमानना का अर्थ क्या है कि न्यायालय के कार्य प्रणाली में कोई बाधा डाले, ठीक है, या उसकी गरिमा को क्या करे, कम करे, गरिमा को क्या करे, कम करे। अगर ऐसा कोई कार्य करता है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। क्या न्यायालय में के कार्य में, कार्य प्रणाली में क्या करे, बाधा डाले या न्यायालय की गरिमा को कम करे। इसमें लिख के भी है, बोल के भी हो, किसी प्रकार भी हो। ठीक है, तो अवमानना कितने प्रकार के होते हैं, न्यायालय की अवमानना दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दीवानी अवमानना, एक होता है आपराधिक अवमानना। ठीक है, न्यायालय की जब भी मेंस के क्वेश्चन इस पे आएगा तो ये बताओगे कि दीवानी अवमानना होता है, एक आपराधिक अवमानना होता है। तो भैया दीवानी अवमानना क्या होता है, तो दीवानी अवमानना का धारा 220 में 1971 का जो अधिनियम पारित हुआ उसमें सेक्शन 2B में क्या बोला गया है, दीवानी अवमानना में, कि अगर स्वेच्छापूर्वक न्यायालय के किसी आदेश या निर्णय या रीट का पालन करने से इनकार कर दे तो वो दीवानी अवमानना माना जाएगा। मतलब स्वेच्छापूर्वक कोई न्यायालय का आदेश हो, निर्णय हो और रीट हो, उसको पालन करने से इनकार कर दे तो वो दीवानी मामला माना जाएगा। ठीक है, और कौन से सेक्शन में बोला गया है, ये 2B में बोला गया है। दूसरा क्या, न्यायालय के द्वारा निर्देशित प्रक्रिया का पालन न करना, ये भी क्या होगा, दीवानी अवमानना होगा। न्यायालय के में दिए गए शपथ पत्र अंडरटेकिंग का पालन न करना, ये भी क्या होगा, दीवानी अवमानना होगा। ध्यान रखना कि आदेश, निर्णय, रीट पालन नहीं करे तो दीवानी मामला। अगर न्यायालय ने कोई निर्देशित प्रक्रिया का पालन करने के लिए बोला है और ना करे तो अवमानना। और अंडरटेकिंग दिया है न्यायालय ने, उसका पालन न करे तो क्या होगा, दीवानी अवमानना होगा। तो दीवानी अवमानना समझ गया। अब देखो आपराधिक अवमानना, वेरी इंपॉर्टेंट। आपराधिक अवमानना के तहत क्या होता है कि बोलकर, लिखकर या हाव भाव के द्वारा ऐसा कोई कार्य कर देते हैं कि जिससे न्यायालय की क्या हो, गरिमा कम होती हो। तो वहां पे देखो दीवानी में जितनी चीजें आ रही हैं वो दिशा निर्देश या आदेश को न मानने से है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि न्यायालय की गरिमा से रिलेटेड बातें आती हैं आपराधिक में, जैसे बोल के, लिख के या हाव भाव के द्वारा न्यायालय की गरिमा कम करते हैं, या न्यायालय की प्रक्रिया में जो प्रक्रिया चल रही है बाधा डालते हैं। ठीक है, या न्यायिक प्रशासन में बाधा डालते हैं, तो फिर ये आपराधिक अवमानना बोला जाएगा। और 1971 के कौन से धारा में इसको डिफाइन किया गया है, 2C में डिफाइन किया गया है। ठीक है, अब देखो ध्यान करना है, ये प्री के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे कि जो सिविल या दीवानी अवमानना है उसमें करवास नहीं दिया जाता है, कारवास नहीं दिया जा सकता, जेल नहीं भेजा जाता, बल्कि अन्य दंड जैसे जुर्माना, ट्रांसफर आदि जैसे दंड दिए जाएंगे। मतलब जुर्माना का लगाया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ये सब दंड दिया जाएगा सिविल कंटेम्प्ट में। लेकिन क्रिमिनल कंटेम्प्ट में जेल भी हो सकता है, उसके साथ साथ जुर्माना भी लग सकता है, परंतु कैद 6 माह से अधिक नहीं कर सकते। वेरी इंपॉर्टेंट, 6 महीना से ज्यादा कैद नहीं कर सकते, किसमें, क्रिमिनल कंटेम्प्ट में, आपराधिक अवमानना में। तो जब भी क्वेश्चन आए न्यायपालिका के अवमानना से रिलेटेड तो आप जिक्र क्या करोगे, देखो एक तो जिक्र करोगे 1971 में, और 1971 में फिर बताओगे कि किस आधार पे अवमानना माना जाता है, ये बताओगे। फिर बताओगे कि दीवानी दीवानी और आपराधिक होता है, और उसके परिभाषा दोगे सेक्शन वाइज 2B और 2C का।
और उसका परिभाषा देते हुए फिर लास्ट में क्या इनके अपराधी और ये दीवानी में कौन कौन से आते हैं, जैसे आदेश का पालन न करना, वो सब डिफाइन करते हुए फिर आ जाओगे कि यहाँ पे निष्कर्ष में या नोट में डाल के या कमेंट डाल के लिख सकते हो कि किसमें दीवानी मामले में सजा होता है कि क्या होता है। जैसे बताया था कि दीवानी मामले में सजा नहीं दिया, जेल नहीं दिया जाता है, जुर्माना लगाया जा सकता है, ठीक है, ट्रांसफर किया जा सकता है। अपराधी मामले में जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है, लेकिन 6 माह से जुर्माना। नोट करके लिख दो और फिर से कंक्लूजन बोल दो कि सीमित रूप से इसका प्रयोग करना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ अपना कंक्लूजन कर दो। इंट्रो भी दे दो। इंट्रो में जरूर बताओ कि स्व निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका की प्रावधान किया गया है न्यायालय में, संविधान में। तो उसके कार्य को स्वतंत्र रूप से चलाने के लिए न्यायपालिका की अवमानना जरूरत है, लेकिन उस पर युक्त प्रतिबंध होना चाहिए, ठीक है, या कुछ सुझाव के साथ इसको लागू करना चाहिए, ऐसा कुछ बोल दो इंट्रो में, जो भी आपको लगे। तो इससे पहले हमने क्या आपराधिक अवमानना पढ़ लिया। अब आ जाते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता के प्रावधान। जब हम लोग चिल्ला के बोलते हैं ना कि भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है, तो इसके क्या क्या प्रावधान संविधान में दिए गए हैं और क्यों भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है, ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो क्या होगा, क्या आप आधार दोगे? वो कि जज की नियुक्ति की विशिष्ट प्रक्रिया जो आर्टिकल 124 में बताया है, ठीक है। पद मुक्ति की विशिष्ट प्रक्रिया जो हमने बताया था इससे पहले कि कैसे पद मुक्ति होगा। तो ये दो आधारें बता रहे हैं कि जज नियुक्ति की विशिष्ट प्रक्रिया है, इसका मतलब न्यायपालिका की स्वतंत्रता के प्रावधान है। पद मुक्ति की विशिष्ट प्रक्रिया है, मतलब विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है, इसका मतलब स्वतंत्रता का प्रावधान है। नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज होते हैं उनका वेतन भत्ता या पेंशन किस पे दिया जाता है? संचित निधि पे दिया जाता है। संचित निधि पे देने का मतलब कि उसे कम नहीं किया जा सकता उनके कार्यकाल तक, ठीक है। तो ये भी एक बता सकते हैं कि न्यायपालिका स्वतंत्र है। फिर बोल सकते हैं कि समान परिस्थितियों में जज के आचरण पे संसद में चर्चा नहीं हो सकता, ये भी इंगित करता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है। फिर न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार है, ये भी इंगित करता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता है के प्रावधान है। तो जब भी पूछे कि भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है के आधार बताइए, तो आपको यही बताना है, या न्यायपालिका की स्वतंत्रता के प्रावधान बताइए क्या लिखा गया है, तो ये आपको बताना होगा, ठीक है ना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। ये न्यायिक पुनरावलोकन होता क्या है और ये कहाँ से शक्ति मिलती है, ये भी जानना है। तो देखो कि न्यायालय की ये शक्ति है, किसकी? न्यायालय की शक्ति है। और कोई विधायिका या कार्यपालिका, विधायिका क्या करेगा? विधायिका कानून बनाएगा। तो विधायिका कोई कानून बनाता है, ठीक है, और कार्यपालिका क्या दे? उपदेश दे। तो इन दोनों को अगर असंवैधानिक पाया, जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार देखना, और वो असंवैधानिक होगा तो उसे क्या कर देगा? रद्द कर देगा। ये होता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। और मरबरी वर्सेस मेडिसिन 1803 में चीफ जस्टिस थे मार्शल, उन्होंने ही जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट दिया था। तो मरबरी वर्सेस मेडिसिन जो अमेरिका था, उसमें चीफ जस्टिस कौन थे? मार्शल थे। उन्होंने कंसेप्ट दिया था जुडिशियल रिव्यू। तो जब भी मेंस का आंसर लिखो, थोड़ा सा इंट्रो में यही लिख दोगे तो इम्पैक्ट पड़ जाएगा, तथ्य हो जाएगा। तो हम लोग न्यायपालिका ने पुनरावलोकन का प्रावधान कहां से लिया है? अमेरिका में। लेकिन भारत के संविधान में न्यायपालिका, न्यायिक या जुडिशियल रिव्यू का नाम नहीं है। लेकिन ये शक्ति कहां से प्राप्त होता है न्यायपालिका को? तो आर्टिकल 13 के तहत शक्ति प्राप्त होता है, आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 132 के तहत ये शक्ति क्या होता है? प्राप्त होता है। लिख सकते हैं, डायरेक्ट नहीं दिया गया है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से ये जब लिख दोगे तो इम्पैक्ट पड़ेगा कि संविधान में प्रावधान नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में इन आर्टिकल के आधार पे क्या जुडिशियल रिव्यू होता है। तो भारत में यह न्यायालय की खोज नहीं है, बल्कि ये अमेरिका में न्यायालय की खोज थी। कौन? जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। और संविधान में नहीं है, ये बात हमने बता दिया है। तो जुडिशियल रिव्यू की बात अब यहाँ पे मूल्यांकन करने की बात आएगी। हम सिर्फ और सिर्फ ये याद दिलाइएगा कि इस पे हम करेंगे जब भी है कि न्यायिक पुनरावलोकन, भारत के न्यायिक पुनरावलोकन का आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए, तो क्या आप लिखेंगे? मतलब कि इसके पक्ष और विपक्ष में
हमें बोलना है। तो आप जुडिशियल रिव्यू से क्या क्या फायदे हो सकते हैं वो पक्ष लेंगे, और जो नुकसान हो सकते हैं वो विपक्ष लेंगे। आपका काम है, अब चूंकि इंड होने वाला है हम लोग का टॉपिक, तो आपका काम है इस पे सोचना। अगर नहीं सोच पाते हो तो हमें बताना, हम इस पे क्वेश्चन बन सकता है और मोस्ट प्रोबेबल बन सकता है। तो यहाँ पे हम खोलेंगे किसी भी संडे को या कभी भी लेक्चर होगा, नोट करके कॉपी में रख लेना, पक्ष विपक्ष सोचना, दिमाग चलाना कि क्या इसका फायदे, न्यायिक जुडिशियल रिव्यू के क्या क्या फायदे हैं और जुडिशियल रिव्यू के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये सोचना है आपको। ठीक है, ये होमवर्क है। अब न्यायिक सक्रियतावाद, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है? न्यायिक सक्रियतावाद का मतलब क्या कि न्यायालय द्वारा अपनी जो परंपरागत न्यायिक भूमिका है उसका अतिक्रमण करते, और अतिक्रमण करके विधायिका विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्र में क्या करें, हस्तक्षेप करें, हस्तक्षेप करें, तब उसको बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, न्यायिक सक्रियतावाद। जब कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्राधिकार में वो घुस जाए तो फिर क्या बोलते हैं, न्यायिक सक्रियतावाद। और ये अच्छी बात नहीं है। जैसे दिल्ली का निर्णय कि 10 साल पुराने डीजल वाहन को रोक दिया गया था, तो ये कानून बनाया जा सकता था, कार्यपालिका देख सकती थी उसको, लेकिन वो क्या किया कि जहां कानून बनाना था विधायिका देखता कि 10 साल में कुछ कानून बना के रखे हैं, ऐसा ऐसा करे, लेकिन न्यायपालिका ने हस्तक्षेप कर दिया। और न्यायिक सक्रियतावाद न्यायिक व्याख्या का परिणाम है। न्यायिक सक्रियतावाद कहां से आया, तो जो न्यायिक व्याख्या है उसी का परिणाम है, और ये भी संविधान में नहीं है। अब इसको भी पक्ष विपक्ष जब वहां पे जुडिशियल रिव्यू को सोच लोगे तो ये भी आसान हो जाएगा कि इसका महत्व है, इसका पक्ष कभी नहीं लेना। ठीक है, महत्व है या इसका क्या हानि है वो बताना है, तो इसके ऊपर सोच लेना। ठीक है ना। अब देखो, सोचने का मैं ही यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि न्यायिक सक्रियतावाद के क्या कारण हो सकते हैं। जब विधायिका और कार्यपालिका क्या करे, प्रभावशाली तरीके से काम न करे, तो बताओगे ना कि क्यों ऐसा सक्रियतावाद आया। तो जब कार्यपालिका और विधायिका अपना काम अच्छे से नहीं करें, अपने कर्तव्यों को पालन न करें, तो जब नागरिकों का अधिकार खतरे में पड़ जाए तो फिर ये जुडिशियल एक्टिविज्म आएगा। क्या पहला बताया कि विधायिका विधायिका कार्यपालिका, ठीक है, अपने कर्तव्य का पालन न करें या प्रभावशाली तरीके से काम ना करें, प्रभावशाली काम ना करें, ये हो सकता है। दूसरा क्या, नागरिकों के अधिकार खतरे में पड़ जाए, तब ये कर सकता है। तो इन आधार पे वो एक्टिज्म करने लगता है। फिर जनहित याचिका आ जाए तो इसमें हो जाएगा। जनहित याचिका के विकास के कारण क्या हो गया, जुडिशियल एक्टिविज्म आया। ठीक है, अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार का व्यापक व्याख्या करने में क्या आ गया, उसका जुडिशियल एक्टिविज्म आ गया। कुछ सक्रिय जजों की भूमिका रही, जैसे पीएन भगवती, बीआर कृष्ण अय्यर, ये सब लोग सक्रिय रहे। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। अब देखो, आलोचना और कमियां क्या है इसमें, ये ध्यान रखना कि जब एक्टिविज्म सक्रियतावाद आ जाएगा, न्यायपालिका की सक्रियतावाद आ जाएगा या न्यायिक सक्रियतावाद, तो ये संविधान में वर्णित है या पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया है, तो उसके खिलाफ हो जाएगा, पहली बात। दूसरा बात कि विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में तनाव उत्पन्न होगा, ये आलोचना किया जा सकता है। तीसरा क्या कि कार्यपालिका का मनोबल गिर जाएगा। अगर बार बार क्या करे सुप्रीम कोर्ट कार्यपालिका का काम करने लगे तो वो हतोत्साहित हो जाएगा। न्यायपालिका की दक्षता प्रभावित होगा। भाई, इनके पास खुद ही केस इतने ज्यादा हैं, वो केस नहीं देख रहे हैं लेकिन एक्टिविज्म कर रहे हैं, तो दक्षता तो प्रभावित होगा ना। जजों के कार्य मुख्यतः कानूनी होता है, जबकि प्रशासन एक व्यवहारिक कार्य है। इस बात पे भी आलोचना किया जा सकता है कि वो जो जज एक्टिविज्म लगाते हैं, सक्रियतावाद से लागू करते हैं, वो तो अपने कानूनी आधार पे ही देखते हैं, लेकिन प्रशासन क्या व्यवहारिक आधार पे देखता है, और दोनों का नजरिया अलग होता है। तो इस बात पे भी आलोचना किया जाता है। पक्ष में तर्क क्या दे सकते हैं, पक्ष में तर्क दे सकते हैं कि न्यायिक सक्रियतावाद एक संक्रमण काल में जनता के अधिकारों की रक्षा करता है। जब विधायिका और कार्यपालिका अपनी भूमिका को उचित निर्वाहन न करें तो फिर न्यायिक सक्रियतावाद सही है। जब जनता के हितों का रक्षा ना हो और विधायिका कार्यपालिका ना कर पाए तो फिर क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को आगे आना पड़ेगा। न्यायिक सक्रियतावाद के कारण मौलिक अधिकारों का जो फंडामेंटल राइट है उनका विस्तार हुआ है। तो ये सक्रियतावाद की वजह से क्या हुआ, विस्तार हुआ है।
इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा में मदद मिली है। कितने ऐसे केस हैं, बहुत सारे केस जिसमें जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर है उससे रक्षा मिला है। इसके कारण पर्यावरण की भी रक्षा मिला। बहुत सारे ऐसे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं जो पर्यावरण की रक्षा से संबंधित हैं। तो हम निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं सक्रियतावाद के, कि न्यायिक सक्रियतावाद को एक अस्थायी नीति के रूप में सही नहीं माना जा सकता। वेरी इंपॉर्टेंट जो निष्कर्ष है यही चाप देना, सही नहीं माना जा सकता, लेकिन एक संक्रमणकालीन व्यवस्था के रूप में इसे स्वीकार किया जा सकता है। सर्वोत्तम स्थिति वह होगी जब सरकार के तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपने दायित्वों का पालन करे, और जब पालन नहीं करेगा तो यह होगा। ठीक है, तो इन निष्कर्ष में लिख सकते हैं। अब आ जाओ दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और छोड़ देते हैं अक्सर लोग, वैकल्पिक विवाद निवारण, जिसको एडीआर बोलते हैं। वैकल्पिक विवाद निवारण होता क्या है? ऐसा है ना कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सत्र न्यायालय के पास इतने ज्यादा पेंडिंग है, इवन समझो कि लाखों केस पेंडिंग है किसमें? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, वैसे 10 लाख से ऊपर या करोड़ के करीब हाई कोर्ट में और सत्र न्यायालय में तो अनगिनत है। तो वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र क्यों लाया गया? कि जो विलंब से न्याय मिल रहा है उसको दूर करने के लिए एडीआर की व्यवस्था किया गया, वैकल्पिक विवाद निवारण, कि जो छोटे छोटे विवाद है उसको दूर किया जाए। तो जब भी वैकल्पिक विवाद निवारण पे आपको मेंस का क्वेश्चन पूछे तो किन किन का जिक्र करना चाहिए, तो देख लेते हैं। तो भारत में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र कौन कौन है? तो एक है पंचाट, जिसको आर्बिट्रेशन बोलते हैं। पंचाट को समझते हैं कि क्या है। पंचाट में क्या होता है कि इसमें ऐसी प्रक्रिया जिसमें विवाद को एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण को संदर्भित किया जाता है, जो दोनों पक्षों पर विधिक रूप से बाध्यकारी निर्णय लागू करता है। पंचाट का आर्बिट्रेशन का मतलब क्या है कि मान लो ये ग्रुप है और ये ए ग्रुप है और दूसरा बी व्यक्ति है, इन दोनों में विवाद होता है। तो इसमें एक कोई पंचाट आता है, मध्यस्थ न्यायाधिकरण होता है, ट्रिब्यूनल होता है, कोई भी होता है। वो ट्रिब्यूनल क्या करेगा? इन दोनों के बीच में कहेगा, सुलह कराने की बात करेगा, पंचाट कराने की बात करेगा, आर्बिट्रेशन करने की बात करेगा, मतलब मध्यस्थ करेगा और उससे इसके बाद इन दोनों की बातें सुन के कुछ निर्णय देगा। और ये जो निर्णय देगा, ध्यान रखना, जो मध्यस्थ न्यायाधिकरण निर्णय देगा वो दोनों पे क्या होगा? बाध्यकारी होगा। दोनों पे बाध्यकारी, ये मानने के लिए बाध्य है। ठीक है। अब एक आता है फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन। तो फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन में क्या होता है कि यह कठोर नियमों वाली एक ऐसी समयबद्ध विभाजन प्रक्रिया है जिसमें समय अवधि के विस्तार की अनुमति नहीं होती है। विवाद का समाधान में कम से कम समय लगने के कारण यह अधिक लागत प्रभावी होती है। मतलब फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट सुनते हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट उसी से समझ लोगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होता है कि कोई विवाद को बहुत जल्दी तेजी लाने के लिए, कि समय कम लगे और प्रभावी हो, वो फास्ट कोर्ट गठित किया जाता है। मतलब न्याय में तीव्रता लाने के लिए किया जाता है। वैसे ही फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन में तीव्रता लाने के लिए किया जाता है। बस सिंपल सी बात है। लोक अदालत क्या है कि लोक अदालत मुकदमे की तेजी से निपटारे के लिए राज्य प्राधिकरण, स्टेट हो या जिला प्राधिकरण या उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, विधिक सेवा समिति, ठीक है, हाई कोर्ट, विधिक सेवा समिति या तालुक विधि सेवा समिति नियमित रूप से लोक अदालत को आयोजन करते हैं। कहने का मतलब है कि लोक अदालत क्या है, यहाँ पे समझ लो। एक बार हम डिस्कशन कर देंगे कि देखो, जो राज्य प्राधिकरण है, जिला प्राधिकरण है, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति है, तालुक विधि सेवा समिति है, ये सब क्या करते हैं? समय समय पे लोक अदालतों का आयोजन करती हैं। कि लोक अदालतों का आयोजन, डिटेल में लोक अदालत हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे, एक लोक अदालत ही पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो वहां पे डिटेल में बस ये जान लो कि राज्य प्राधिकरण, जिला प्राधिकरण और उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति जैसे समय पे क्या करेंगे? वो लोक अदालतों का आयोजन करती हैं कि वहां पे कोई भी आके क्या करे? अपना केस कर सकता है और वहां पे कोई विवाद का निपटारा किया जा सकता है। एक है सुलह। सुलह का मतलब क्या है? तो सुलह का मतलब है कि ये अव्यवस्थित प्रणाली है। सुलह जो है वो अव्यवस्थित है, जिसमें तटस्थ व्यक्ति दोनों पक्षों से मिलकर विवाद का समाधान करता है। कि सुलह कराने का मतलब कि आप हो यहाँ पे और मुझ में क्या हो रहा है? झगड़ा हो गया। तो तीसरा आप में से कोई आएगा, कहेगा कि भाई झगड़ा ना करो, हैंडशेक कर लो, ठीक है, और मिलजुल के विवाद को निपटारा कर दो।
ठीक है, तो ये बंदा मध्यस्थ करा, तो इसी को कहते हैं ये सुलह करेगा। तो सुलह दोनों पक्ष क्या करके मिल के विवाद का क्या कर दें, समाधान कर दें, उसको सुलह बोला जाता है। तो एक बोला पंचाट, दूसरा पंचाट का ही दूसरा फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन है, लोक अदालत होता है, सुलह होता है। ठीक है, और देखो क्या होता है, तो एक होता है समझौता। ठीक है, समझौता में क्या होता है, तो ये कोई विवाद दो पक्ष में हो तो दोनों पक्षों के बीच में स्व परामर्श को संदर्भित करता है। समझौता का मतलब कि कोई मान लो एक पक्ष है, बी पक्ष है, इनके बीच में समझौता हुआ, हस्ताक्षर हुआ कि ये तुम करोगे, ये मैं करूंगा, मतलब दोनों पक्षों के बीच में स्व परामर्श होता है कि हाँ दोनों सहमत हैं, तो समझौता होता है। और भारत में इसे कोई वैधानिक मान्यता नहीं है, वैधानिक मान्यता नहीं है। ऐसा होता है कि ये जैसे होता है ना, जैसे एक एग्जांपल बोल रहा है कि ऐसा है कि ये बाउंड्री है घर पे, और ये ए का है, ये बी का घर है, ये क्या किया कि थोड़ा सा बाउंड्री दबा के बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पे लड़ाई होने लगा, तो ये लड़ाई होने लगा इस बात को, तो कोई क्या होगा कि समझौता करेंगे कि जैसा दीवार हम लोग का बना है वैसा ही रहने दें। ठीक है, वैसे ही रहने दें, और उस पे जो जो समझौता होता है तो उन लोगों का हस्ताक्षर ले लिया जाता है। तो समझौता का मतलब कि विवाद को सुलझाने में दोनों पक्ष में स्व परामर्श किया जाता है, और फिर समझौते पर हस्ताक्षर होता है, कागज होता है, लेकिन इसका कानूनी मान्यता नहीं है। मध्यस्थता, मध्यस्थता क्या है कि तीसरा, इसमें एक कोई तटस्थ होगा, मतलब ऐसा नहीं हो कि एक से को भी जानता है बी को, मतलब किसी का पक्ष नहीं लेगा मध्यस्थता में, तीसरा पक्ष। और इसमें तीसरा पक्ष जो होगा, जो तटस्थ होगा, वो क्या करेगा कि संचार करेगा, कम्युनिकेशन करेगा, वार्ता करेगा, और इन दोनों के जो विवाद हैं उस विवाद को निपटारा करने के लिए प्रयास करेगा। मध्यस्थता करने का मतलब है कि इन दोनों से अलग होगा। ठीक है, तटस्थ होगा, ऐसा नहीं होगा कि किसी पक्ष होगा, इन दोनों की बातें सुनेगा। ठीक है, और बातें सुनेगा, उनके बीच में कम्युनिकेशन होगा, और उस समाधान तक पहुंचेगा जो दोनों के लिए लाभकारी होगा, ये मध्यस्थता बोलते हैं। ठीक है, अब वैकल्पिक विवाद के समाधान के लाभ क्या होंगे, तो जब भी वैकल्पिक एडीआर के बारे में पूछा जाए तो एडीआर के जो प्रकार हैं वो प्रकार बता दो, और दो दो लाइन लिख लो उसमें क्या होता है, और उसके लाभ बताओ। लाभ में क्या होगा, तो लाभ को देखो, देखो लाभ में यहाँ लंबा चौड़ा लिखे हैं, लेकिन हम शॉर्ट में यहाँ बता रहे हैं। पहला लाभ होगा, यहाँ पे नोट कर लेना आप लोग अपने कॉपी में, या वहीं पे पेज पे, नोट्स के पेज पे नोट कर लेना। पहला क्या होगा कि इससे न्यायपालिका में, न्यायपालिका में क्या होगा, केस कम होंगे, केस कम होंगे। दूसरा क्या है कि ये लागत प्रभावी होगा, लागत प्रभावी होगा। तीसरा क्या कि इसमें जो कि मध्यस्थ आ जाते हैं, मध्यस्थ आ जाते हैं, तो मध्यस्थ आ जाते हैं तो वो अपने अनुसार विशेषज्ञ होता है, जो भी दो लोग चुनेंगे मध्यस्थ को वो विशेषज्ञ होता है और उसका लाभ मिलता है। ठीक है ना। तीसरा क्या होगा कि ये जो भी ज्यूरी वाले, जज वाले केस अगर सुनते हैं तो वो कानून के अंदर आ जाता है, जबकि इसमें वैकल्पिक में क्या होगा, कानून के अंतर्गत ना आके आप आपसी सहमत होता है, तो इनके ऊपर ऐसा कोई ये नहीं है कि क्या कहते हैं कि, हाँ ये कह सकते हैं कि ये भावुकता प्रधान होता है, कानून प्रधान नहीं होता है, भावुकता प्रधान होते हैं। जैसे मान लो कि एक ये आदमी है बहुत गरीब, और बी कोई प्रधान है उस गांव का, और ये गरीब है, इनके बीच में विवाद हुआ, तो मध्यस्थ एडीआर क्या करेगा, इसका पक्ष लेगा। ठीक है ना, भावुकता प्रधान होगा। इसमें सहनशीलता, जैसे मानवीय मूल्यों, कहने का मतलब देखो फिर से यहाँ पे देखो एडीआर का लाभ, एडीआर का लाभ क्या होगा कि धन समय, और धन समय की बचत होगी। दूसरा बोला कि एडीआर से क्या होगा, समय पे विवादों का क्या होगा, निपटारा होगा। तीसरा बोल सकते हैं कि हम न्यायपालिका, न्यायपालिका का बोझ क्या होगा, कम होगा। ठीक है, फिर बोल सकते हैं कि न्यायपालिका का जो होते हैं वो निर्देश, वो कैसे हैं, कानून, कानून सम्मत होते हैं, जबकि एडीआर का क्या होता है, मानवीय मूल्य के आधार पे होता है, मानवीय मूल्य से जुड़े होते हैं, न कि कानून से जुड़े होते हैं। तो ये होता है कि मानवता को ध्यान में रख के ये किया जाता है। तीसरा नेक्स्ट क्या होता है कि इसमें जो मध्यस्थ होते हैं, मध्यस्थ, मध्यस्थ होते हैं वो
कुछ दो लोग चुनते हैं तो वो विशेषज्ञ होता है उस बारे में, ठीक है ना, और वो विशेषज्ञ होता है तो इनकी विशेषज्ञता का फायदा मिलता है, ठीक है, मध्यस्थ में। फिर क्या हो सकता है इसका, एडीआर का और क्या लाभ हो सकता है? एडीआर का लाभ ये हो सकता है कि इस ये सिंपल वे में आप लोग को समझ में आ रहा है, इसको लंबा बनाने के लिए ये काम किया गया है जो बहुत ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या होगा एडीआर में कि जनता की भागीदारी भी होती है, जनता की भागीदारी होती है, ठीक है। फिर क्या एडीआर से क्या होता है, समाज में समन्वय या सामंजस्यता का क्या होता है, प्रभाव बढ़ता है समाज में, और जब बढ़ेगा तो मानवीय मूल्यों का क्या होगा, विकास होगा। तो ये एडीआर का लाभ हो गया, ठीक है ना। तो ये एडीआर का लाभ हमने बता दिया। सुझाव क्या दे सकते हैं इसके ऊपर एडीआर को लेके? जब भी हम कहें ना कि वे फॉरवर्ड देना होता है तो देना चाहिए। वे फॉरवर्ड देने में तो क्या करेंगे, एडीआर को लेके क्या करना चाहिए, जन जागरूकता करना चाहिए। पहला सुझाव तो यही होना चाहिए, ठीक है। इसमें गैर जो एनजीओ हैं उनको और मीडिया का भी क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए, ठीक है। और इसमें सुझाव दें कि ऐसा है एडीआर के लिए बुनियादी या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए, पहली बात तो ये है, ठीक है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए क्या करें, सरकार को इस पे व्यय करना चाहिए, ठीक है। एडीआर के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना चाहिए, प्रशिक्षण कार्यक्रम करना चाहिए कि मान लो कि कहीं भी है, अगर ये गांव में एक आदमी को प्रशिक्षित कर दिया तो वहां पे वो एडीआर बैठा के कुछ कर सकता है, तो प्रशिक्षित करना चाहिए। ऐसे में राज्य स्तरीय न्यायिक अकादमियों को क्या करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। इस तरह के सुझाव हम दे सकते हैं, ठीक है। अब लोक अदालत को डिटेल में देखते हैं। लोक अदालत ये गांधीवादी के सिद्धांत पे आधारित है। तो क्या है लोक अदालत, इसको देख लेते हैं अच्छे से। तो लोक अदालत को समझते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है लोक अदालत के बारे में। जब भी होता है ना तो मत जरूर लिखना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि यह प्राचीन भारत में प्रचलित न्याय निर्णय प्रणाली की एक पुराना रूप है, कौन, लोक अदालत, और वर्तमान में भी इसकी वैधता बरकरार है। कौन बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट। तो जब भी लोक अदालत के लिखने जाओ तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो कहते हैं ना कि राय या उनका क्या निर्णय रहा या क्या कहें सुप्रीम कोर्ट लोक अदालत के बारे में, वो बताओगे तो ज्यादा वेटेज मिलेगा। क्या बोला था कि प्राचीन भारत में भी लोक अदालत प्रचलित थे, मतलब सबसे पुराना रूप भी है, और वर्तमान में भी लोक अदालत की वैधता बरकरार है। तो वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली का हमने पढ़ा था कि ये लोक अदालत क्या है, एक घटक है, ठीक है। और ये लोक अदालत अनौपचारिक, औपचारिक नहीं, अनौपचारिक सस्ता, ठीक है, और शीघ्र न्याय प्रदान करने में सहायक है लोक अदालत, ये हम बोल सकते हैं। पहला लोक अदालत शिविर कब लगा था, तो पहला लोक अदालत शिविर लगा था 1982 में गुजरात में लगा था। स्वैच्छिक और सुलह एजेंसी के रूप में बिना किसी वैधानिक समर्थन और निर्णय हेतु आयोजित किया गया। तो पहला लोक अदालत शिविर लगा था गुजरात में, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आ जाओ कि समय जैसे जैसे समय बढ़ता गया, अभी वर्तमान में देखो लोक अदालत की बहुत लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। जो नालसा है, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत, ठीक है ना, दर्जा दिया गया, और यह अधिनियम लोक अदालतों के संगठन और कामकाज से संबंधित प्रावधान करता है। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी लोक अदालत की बात करेंगे तो समझो क्या बोल रहे हैं। जब भी पब्लिक कोर्ट की बात करेंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है लोक अदालत के बारे में वो बताएंगे। दूसरी बात हम बताएंगे कि इससे क्या होता है, समय बचता है, या इसको परिभाषित करेंगे, ठीक है, परिभाषित करेंगे कि समय बचाता है। ये जो लाइन बताया है ना, ये लाइन कि अनौपचारिक होता है, सस्ता होता है, शीघ्र न्याय प्रदान करता है, कौन, एडीआर करता है, और एडीआर के घटक के रूप में जाना जाता है, ये हम बता देंगे, ठीक। मतलब एडीआर के घटक बताएंगे, और फिर बताएंगे कि अगर ये फैक्ट याद है तो बता देंगे कि 1982 में पहला लोक अदालत गठित हुआ था, ठीक है। और फिर हम नालसा की बात करेंगे कि 1987 में के बाद ये जो पॉइंट लास्ट वाला हमने बताया है कि कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत क्या दिया गया, लोक अदालत को एक वैधानिक दर्जा दिया गया। तो बताओगे कि 1987 के तहत लोक अदालत क्या है, एक को एक वैधानिक दर्जा मिल चुका है।
कौन से? नालसा के। ठीक है, ये बताना है। तो ये ध्यान रखना, और समय समय पे यही संगठन लोक अदालत का क्या करते हैं? आयोजन करते हैं। ठीक, अब देखो संगठन की बात करें कि लोक अदालत के संगठन कैसे होता है, तो ध्यान रखना कि हमने इसे पहले बताया था कि राज्य या जिला या जिला जिला सेवा प्राधिकरण प्राधिकरण या सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति। तो दूसरा कानूनी सेवा समिति, सेवा समिति। ठीक है, ये सब लोक अदालतों का क्या करते हैं? आयोजन करते हैं, जो पहले हमने बताया था। संगठन में बोला है कि देखो राज्य या जिला सेवा प्राधिकरण या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। एक मिनट, बैटरी डाउन हो गई है। तो देखो संगठन की बात बोले थे कि राज्य और जिला, कि राज्य जिला सेवा प्राधिकरण और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कानूनी सेवा समिति, ये सब क्या करते हैं? समय समय पे अपना क्षेत्राधिकार का प्रयोग करके लोक अदालतों का क्या करती हैं? आयोजन करती हैं, पब्लिक कोर्ट का आयोजन करती हैं। पहली बात ये हो गया। और प्रत्येक लोक अदालत में कितनी संख्या होगी? तो जो ये एजेंसी होंगी, ये एजेंसी जितना निर्धारित करें, जैसे राज्य या जिला सेवा प्राधिकरण, कानूनी सेवा समिति जो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का, ये एजेंसी जितना निर्देशित करेंगे वो उतना ही संख्या होगा किसका? पब्लिक कोर्ट के संख्या होगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, लोक अदालत में कौन कौन होता है? तो लोक अदालत में बड़े अच्छे से समझो कि एक न्याय अधिकारी होगा, ठीक है, और एक क्या होगा? वकील होगा, वकील मतलब एडवोकेट होगा, और एक क्या होगा? सामाजिक कार्यकर्ता होगा। तीन लोग कम से कम होंगे पब्लिक कोर्ट में। क्या? एक न्यायिक अधिकारी होगा जो रिटायर्ड हो सकता है कि रिटायर्ड हो, ठीक है, दूसरा क्या होगा? वकील होगा, और तीसरा क्या होगा? सामाजिक कार्यकर्ता होगा। इतने कंपोजिशन होने चाहिए लोक अदालत में, और बाकी इसकी संख्या निर्धारित यही जो आयोजन करेगी लोक अदालत की, वो निर्धारित करेगी। ठीक है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नालसा अन्य कानूनी सेवा संस्थानों के साथ लोक अदालतों का आयोजन करती है। तो आयोजन कौन करता है? लोक अदालत का आयोजन। लोक अदालत का आयोजन ये नालसा करता है, और किसी और कानूनी सेवा संस्था के साथ मिलकर करता है नालसा। ठीक है, और नालसा का गठन कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत हुआ था, और 9 नवंबर 1995 को किया गया था। तो नालसा का गठन कब किया गया था? कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया था। कब किया गया था? 9 नवंबर 1995। ये ध्यान रखना, और ध्यान रखना इस बात का कि समाज के कमजोर वर्ग को मुफ्त सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने हेतु राष्ट्रव्यापी एक समान नेटवर्क स्थापित करने के लिए लागू हुआ था। क्या चीज? नालसा। तो नालसा क्यों लागू हुआ था ये भी ध्यान रखना कि जो 9 नवंबर 1995 को बना था, वो समाज वर्ग, जो कमजोर समाज के वर्ग हैं, समाज के जो कमजोर वर्ग हैं, उनको मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए नालसा आया था। तो हम इसको ब्रीफ करते हैं, यही तो सही है कि ब्रीफ करते हैं, नहीं तो फिर तो पता नहीं हम क्या बोलते हैं। ब्रीफ करना ज्यादा आसान है, डिटेल में बोलना बड़ा कठिन है। देखो ब्रीफ में हम ये बोले कि स्टेट या डिस्ट्रिक्ट विधि प्राधिकरण, क्या? विधि प्राधिकरण चल क्यों नहीं रहा? विधि प्राधिकरण। फिर दूसरा बताया था सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के कानूनी समिति। ठीक है, ये समय समय पे क्या करेंगे? लोक अदालत की आयोजन करेंगे, लोक अदालत की। ठीक है, ये बात बताया। ठीक, फिर बताया कि जो पब्लिक कोर्ट है, वो पब्लिक कोर्ट में एक न्यायाधीश अधिकारी होगा, न्यायाधीश अधिकारी होगा। दूसरा बताया था कि वकील होगा, और तीसरा होगा सामाजिक कार्यकर्ता। ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता होगा, यही बताया। ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता होगा। अब हम ये बताएं,
अब हमने कहा कि पब्लिक कोर्ट की कितनी संख्या होनी चाहिए, संगठन में कितनी संख्या होनी चाहिए, तो हमने कहा कि जो ये संस्था है जितना निर्देशित करेंगे उतनी हो सकती है, ऐसा इसका कोई सीमित है, लेकिन इसमें 3 लोगों का होना अनिवार्य है, बाकी पब्लिक कोर्ट का ये होगा। फिर हमने बताया कि 1987 एक्ट के तहत नालसा बना, और नालसा का काम क्या है, ये 1995 में आया, और नालसा का काम है कि जो समाज के कमजोर वर्ग हैं उनको, कमजोर वर्ग को क्या देना, सुविधा देना, विधिक सुविधा देना, ठीक है, या उनके उत्थान को प्रोत्साहित करना, ये नालसा का काम है। और नालसा समय समय पे क्या करते हैं, लोक अदालत के आयोजन भी कराती है, लोक अदालत की आयोजन कराती है, ठीक है ना। तो ये लोक अदालत के बारे में हमने जो बोला वो लिख सकते हैं, ठीक। तो लोक अदालतों की स्थापना हेतु 2002 में कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में संशोधन किया गया था। तो पब्लिक कोर्ट की अस्थायी लोक अदालत के गठन करने के लिए जो 1987 एक्ट था, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, उसमें 2002 में क्या किया गया, संशोधन किया गया स्थापना करने के लिए, ठीक है। तो इतना हम पब्लिक कोर्ट के बारे में बताएंगे। अब आते हैं कि क्षेत्राधिकार क्या है पब्लिक कोर्ट का। पब्लिक कोर्ट का क्षेत्राधिकार क्या है कि लोक अदालत के पास विवाद के समाधान के लिए पक्षों के बीच समझौता या समझौता करने के लिए करने और तय करने का अधिकार होगा। तो समझौता करने का अधिकार होगा, लेकिन मामला क्या 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 क्षेत्राधिकार आएगा। तो पब्लिक कोर्ट के बारे में हमने पहले बता दिया कि क्या क्या होगा। पब्लिक कोर्ट के बारे में एक ब्रीफ देखो कि सुप्रीम कोर्ट के कथन हम देखेंगे, फिर से 1987 एक्ट की बात करेंगे गठन की, और फिर हम बताएंगे कि इसके क्या क्या संगठन के आधार हैं। तो संगठन में हमने बताया था कि जिला और स्टेट की बात किया था, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट समिति की बात की थी, फिर इसमें संख्या कितना हो सकता है वो बताया, लेकिन कम से कम संख्या क्या होगा वो बताया, ठीक है। तो ये हम बताते हुए आ गए कि पब्लिक कोर्ट का क्षेत्राधिकार क्या होगा। क्षेत्राधिकार में किसी भी न्यायालय के समक्ष लंबित कोई मामला हो वो लिया जा सकता है। समझौता करना है तो कोई भी किसी न्यायालय के समक्ष क्या है, कोई लंबित मामला है उसको लिया जा सकता है। कोई भी मामला जो किसी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है और उसे न्यायालय के समक्ष नहीं लाया गया है, हो सकता है कि किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता हो लेकिन अभी न्यायालय में नहीं लाया गया है, समक्ष नहीं लाया है, तो भी इसके क्षेत्राधिकार में लाया जा सकता है। तो दो बातें बोल रहे हैं कि किसी भी न्यायालय के समक्ष लंबित कोई मामला होगा तो उसे ला सकते हैं, या किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कोई केस है उस न्यायालय के समक्ष ना लाके इनके सामने लाया जा सकता है। दूसरा क्या कि अदालत के समक्ष लंबित किसी भी मामले को निपटाने के लिए लोक अदालत में भेजा जा सकता है। तो अदालत के समक्ष जो भी लंबित मामले होते हैं उनको भेजा जा सकता है। कैसे कि दोनों पक्ष लोक अदालतों में विवाद को निपटाने के लिए सहमत हो, या कोई एक पक्ष मामले को लोक अदालत में संदर्भित करने के लिए आवेदन करता है, या अदालत संतुष्ट है कि मामला लोक अदालत द्वारा हल किया जा सकता है। मतलब कहने का सिंपल दूसरी बात समझो कि लंबित मामले में क्या होगा कि दो पक्ष ऐसा हो जाए, लंबित मामला है कहीं पे, तो दोनों पक्ष सहमति हो जाए, पहली बात सहमति हो जाए कि हमें पब्लिक कोर्ट जाना है तो जा सकता है। दूसरा है कि दो पक्ष में से कोई एक पक्ष क्या हो जाए, लोक अदालत को संदर्भित करने के लिए आवेदन कर दे उस कोर्ट में जिस कोर्ट में लंबित है मामला, तो एक पक्ष क्या कर दे, आवेदन कर दे तो चला जाएगा, आवेदन कर दे तो चला जाएगा, ठीक है। और आवेदन कर दे, या ऐसा लगे जिस अदालत में ये पेंडिंग है केस, वहां के अदालत को लग जाएगा कि ये पब्लिक कोर्ट लाइक केस है तो वो भेज सकता है। तो 3 केस बताया कि दोनों की सहमति में अगर लंबित है किसी अदालत में मामला तो दोनों की सहमति है तो पब्लिक कोर्ट जा सकता है। अगर एक पक्ष आवेदन कर दे कि हमको पब्लिक कोर्ट भेज दीजिए जल्दी निपट जाए तो वो जा सकता है, या कभी अदालत को लगे कि ये मामला पब्लिक कोर्ट में निर्णय या हल किया जा सकता है तो वो भेज सकता है। तो ये बात हो गया, ठीक है। अगर ये कर दें कि पूर्व मुकदमेबाजी के मामले में विवाद के किसी एक पक्ष के आवेदन प्राप्त हो पर मामले को लोक अदालत में भेजा जा सकता है। कहने का मतलब है हमने आवेदन वाला बोल दिया, इसी में आ जाएगा। तो अभी तक हमने क्या बताया, हमने कहा कि क्षेत्र सीमा में एक तो अदालत के पास विवाद के समाधान के लिए समझौता का अधिकार है, और समझौता के अधिकार में बोला कि वो समझौते हो सकते हैं कि जो न्यायालय में लंबित मामला पड़ा है उसका समझौता हो सकता है। एक बार इसको मिटा देते हैं फिर इसको समझते हैं अच्छे से। देखो
हमने कहा कि दो अधिकार की बात बोला कि समझौता करा सकता है कौन, लोक अदालत। तो लोक अदालत में समझौता के लिए कौन कौन से केस आ सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है। तो पहला हमने बताया कि समझौता कर सकता है, समझौता कर सकता है। तो समझौता कब कर सकता है कि मान लो कोई न्यायालय में केस है, तो न्यायालय में उस केस का लाकर समझ लंबित है न्यायालय में, तो उसको लाके न्यायालय केस को लाकर समझौता किया जा सकता है। दूसरा क्या, कोई न्यायालय क्षेत्र का क्षेत्राधिकार में आता हो और उस न्यायालय में ना लाकर, उस जिस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है उस न्यायालय में ना लाके क्या कर दें, लोग पब्लिक कोर्ट में लाके उसका समझौता कर दें। कहने का मतलब कि न्यायालय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में जो केस आता है वो वहां ना जाके, न्यायालय ना जाके पब्लिक कोर्ट में समझौता कर ले, ठीक है, समक्ष में लाया जाए तो। दूसरा बताया समझौता के दूसरा केस क्षेत्राधिकार बताया लंबित का। लंबित मामला किसी अदालत में हो तो जा सकता है। तो लंबित मामले में कौन कौन जा सकता है, हमने कहा कि दोनों पक्ष, अगर दोनों पक्ष क्या हो जाए, सहमत हो जाए तो जा सकते हैं, ठीक है। अगर एक आवेदन कर दे, एक पक्ष आवेदन कर दे तो पब्लिक कोर्ट भेजा जा सकता है। या इस जिस केस जहां पे केस लंबित है उस अदालत को लग जाए कि वो पब्लिक कोर्ट इस मामले को सुलझा सकता है या निपटारा कर सकता है, तो वहां भेज सकता है। ये क्षेत्राधिकार हमने बताया, ठीक है। अब देखो, वैवाहिक या पारिवारिक विवाद, जैसे वैवाहिक हो, पारिवारिक विवाद हो, आपराधिक हो, भूमि अधिग्रहण हो, श्रम विवाद हो, कामगार के मुआवजा से हो, बैंक वसूली से संबंधित मामले हैं, ये सारे मामले कहाँ चले जाएंगे, पब्लिक कोर्ट में जा सकते हैं। तो कौन से जा सकते हैं केस पब्लिक कोर्ट में, उसको भी हमने बता दिया। पब्लिक कोर्ट में कौन कौन से जा सकते हैं, पब्लिक कोर्ट में हमारे केस जा सकते हैं ये वैवाहिक हो, पारिवारिक हो, आपराधिक हो, जो दबाने वाला आपराधिक में, और भूमि अधिग्रहण से मामला हो, श्रम विवाद से जुड़ा हो। तो जब भी पब्लिक कोर्ट का कौन से मामला जा सकते हैं ये क्लियर कट बताना चाहिए। अब ये भी बोला जाता है कि लोक अदालत के पास किसी ऐसे मामले के संबंध में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा जो किसी भी कानून के तहत कंपाउंडेबल अपराध से संबंधित हो। कंपाउंडेबल अपराध से संबंधित हुआ उसका क्षेत्राधिकार नहीं होगा, एक्सेप्शन में ये डाल दोगे, ठीक है। दूसरे शब्दों में अगर कहें, जो अपराध किसी भी कानून के तहत गैर कंपाउंडेबल है वो लोक अदालत के दायरे से क्या है, बाहर है, ठीक है। तो गैर कंपाउंडेबल कानून के तहत जो गैर कंपाउंडेबल है वो लोक अदालत के दायरे से क्या होते हैं, बाहर होते हैं क्षेत्राधिकार में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि क्षेत्राधिकार क्या क्या है और कौन कौन से विषय हैं। तो पब्लिक कोर्ट में हमने कहा कि पब्लिक कोर्ट के बारे में बताओ, संगठन के बारे में बताओ, उसके बाद क्षेत्राधिकार बताओ, क्षेत्राधिकार के बाद बताओ कि कौन कौन से विषय इसमें शामिल हो सकते हैं, पब्लिक कोर्ट में जा सकते हैं, और कौन सा एक्सेप्शन है उसको नोट में डाल दो। अब पब्लिक कोर्ट के क्या आ जाएगा, शक्तियां आ जाएगी, क्या क्या शक्तियां हैं। तो देखो, पब्लिक कोर्ट की जो लोक अदालत है उसकी शक्तियां कैसे होंगी, सिविल कोर्ट की तरह होगी, सिविल कोर्ट की तरह होंगी, ठीक है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत एक सिविल कोर्ट की तरह होती है, ठीक है ना। और इनके जो शक्तियां में देखें तो लोक अदालत के भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 के तहत न्यायिक कार्रवाई में मानी जाएगी। जो लोक अदालत के समक्ष में जो कार्रवाई होती है वो आईपीसी सेक्शन 1860 के तहत क्या माना जाएगा, न्यायिक कार्रवाई माना जाएगा। और प्रत्येक लोक अदालत को दंड प्रक्रिया संहिता के उद्देश्य के लिए दीवानी न्यायालय माना जाएगा। ये बात बोला गया है कि जो भी प्रक्रिया होगा, कि जो न्यायिक कार्रवाई होगी, ये तो बता दिया कि आईपीसी सेक्शन 1860 के तहत क्या होगा, न्यायिक कार्रवाई मानी जाएगी। और लोक अदालत को दंड प्रक्रिया संहिता जो होती है वो 1973 के उद्देश्यों के लिए एक दीवानी न्यायालय माना जाएगा। मतलब दीवानी न्यायालय क्यों माना जाएगा, इन दो आधार पे बोल सकते हैं, कौन, 1860 और 1973। अब देखो, जो लोक अदालत के फैसला होती है वो सिविल कोर्ट की जैसे डिग्री होता है या फैसला होता है या आदेश होता है उस तरह का माना जाएगा। और लोक अदालत की जो निर्णय होगा विवाद पे वो अंतिम होगा, अंतिम होता है और बाध्यकारी होता है, अंतिम होता है और बाध्यकारी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब कि इसके फैसले के खिलाफ, पब्लिक कोर्ट के फैसले के खिलाफ कहीं हम किसी अदालत में अपील नहीं कर सकते। तो हमने क्या बोला, सिंपल से बोला कि शक्तियों में हम लिख सकते हैं कि शक्तियां में अगर हमें सिंपल वे में लिखना है, सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त हैं। दूसरी बात है आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860 के तहत इसको न्यायिक
प्रक्रिया प्रावधान है। ठीक है, तीसरी बात हम बोल सकते हैं कि ये सिविल कोड के शक्तियां रखता है, सारे जो सिविल कोड रखता है, और इसके जो निर्णय है वो निर्णय कैसे होते हैं, अंतिम होते हैं और बाध्यकारी होते हैं, बाध्यकारी होते हैं। ठीक है, और इसके मतलब कि किसी अदालत में इसके निर्णय को लेकर अदालत में अपील नहीं किया जा सकता। ये शक्तियां हमने बता दिया। ठीक है, अब महत्व क्या है, महत्व में देखो, अब लोक अदालत में कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, तो एक कमजोर लोगों को या वंचित वर्गों को, कमजोर लोगों को सशक्त करता है, या फ्री निःशुल्क क्या करता है, न्याय दिलाता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि इसमें लचीलापन है। लचीलापन का मतलब क्या, कि जो विवाद लेके पब्लिक कोर्ट में आते हैं, ठीक है, वो उन ऐसा नहीं है कि आते बहुत सख्ती से लागू किया जाए। जो सख्ती का मतलब कि जो पब्लिक कोर्ट का प्रोसीजर होता है वो सख्ती से लागू हो। अगर आज नहीं आया तो कल हो सकता है क्या, कि विवाद के बीच जो विवाद हो रहा है जिनके बीच में, उनके पक्षकार सीधे क्या करते हैं, वकील के माध्यम से या खुद वो न्यायाधीश से बात करते हैं, वकील के माध्यम से बात करेंगे, तो ये लचीलापन है, जबकि और अदालत में ऐसा नहीं है। ठीक है, लोक अदालत द्वारा जो निर्णय दिया जाता है वो सभी पक्षों के लिए क्या होता है, बाध्यकारी होता है। तो सिविल कोर्ट की डिग्री, ये डिग्री का दर्जा प्राप्त होता है, और गैर अपीलीय होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अंततः विवादों के निपटारे में देरी नहीं होती है। तो विवाद के निपटारे में देरी नहीं होती है, तो देखो सिंपल वे में हम कहें बेनिफिट का, तो एक समय की बचत होती है, पैसा की बचत होता है, ये तो वही होगा एडीआर वाले, जितने एडीआर के लाभ जो बताए थे वो सारे लाभ यहाँ लिख सकते हो। दूसरा क्या है, दूसरा है कि ये लचीलापन लिया हुआ होता है। तीसरा क्या कि इतना सख्त नहीं होता है जितना और अन्य अदालत होते हैं। यहाँ पे सीधे बात किया जा सकता है न्यायाधीश से। ठीक है, यहाँ पे कमजोर वर्गों का उत्थान होता है विधिक रूप से, या उनको जो उनके पास पैसे ही नहीं है, न्यायालय में जा नहीं सकते हैं, और उनके पास कोई विवाद है तो वो कहाँ जाएंगे, पब्लिक कोर्ट ही जाएंगे, क्योंकि पैसा वैसा नहीं लगता। तो ये लाभ है। ठीक है ना। अब देखो समान नागरिक संहिता, लग रहा है कि अब छोड़ देना चाहिए ना, अभी 1 घंटा होता है। समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम चलते हैं एडवांस लेवल पे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 2023 में क्वेश्चन बनना चाहिए इस पे, क्योंकि बहुत हुआ है इस समय, हल्ला है। यूसीसी, आप जब भी बोलेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता को यूसीसी बोलेंगे। तो यूसीसी विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में सभी धर्मों के समुदायों पर लागू होने वाला एक कानून को तैयार करने का आह्वान करती है। पूछा जाए कि क्या है यूसीसी, यूसीसी है, ये बताओगे कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे मामलों में सभी धर्मों के लिए एक कानून बनाना ही समान नागरिक संहिता है। इसका उद्देश्य क्या है, जब यूसीसी पूछे तो पहले परिभाषित करोगे इंट्रो में, उसके बाद क्या दूसरे पे आ जाओगे, उद्देश्य लिखोगे। उद्देश्य क्या है कि अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों की प्रणाली को बदलना, जो वर्तमान में अलग अलग धार्मिक समुदायों के भीतर पारस्परिक संबंध और संबंधित मामलों को प्रशासित करते हैं। मतलब सिंपल वे में उद्देश्य ये है इसका कि जो व्यक्तिगत कानून के द्वारा प्रणाली जो चल रही है उसको हटा देना, अर्थात जो धार्मिक आधार पे इनका विवाह, तलाक, उत्तराधिकार चल रहा है, उनको हटाकर सभी के लिए एक समान व्यवस्था करना। या ये कहें कि धार्मिक उद्देश्य क्या है, तो धार्मिक व्यवस्था से हटाकर ऊपर सभी ऊपर की व्यवस्था को धार्मिक व्यवस्था से हटा के सांसारिक व्यवस्था में बदलना, सांसारिक व्यवस्था में बदलना, यही मेन क्या है, उद्देश्य है। और कौन से अनुच्छेद में बात किया गया है, 44वें अनुच्छेद में बात किया गया है डीपीएसपी में, समान नागरिक संहिता। अभी तक कहाँ लागू हुआ है, गोवा में लागू है। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय क्या क्या है समान नागरिक संहिता में से जुड़े हुए, अभी तक तो हमने नहीं बताया, इससे पहले हमने केवल पक्ष विपक्ष से बता के छोड़ दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय क्या है, एक देखो शाहबानो वाद है 1985 में, ये क्या बोलता था, इसमें बोला गया कि एक समान नागरिक संहिता की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में शाहबानो वाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि संसद को एक समान नागरिक संहिता की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। ठीक है, इसमें से दो भी याद आ जाए तो हमें
कोट कर देना। दूसरा है सुश्री जॉर्डन दियांडे बनाम एस चोपड़ा 1985। इसने भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो यूसीसी है उसको अविलंब क्या करें, कार्रवाई किया जाए, मतलब संसद इस पे कानून बनाए। सरला मुद्गल केस आया 1995 वाला, उसने फिर से दोहराया कि संसद द्वारा एक समान नागरिक संहिता बनाना चाहिए। कहां से स्टार्ट हो रहा है? शाह बानो वाद से। इसमें से कोई भी एक केस आ जाए, शाह बानो वाद याद रखना और एक सरला मुद्गल, शाह बानो वाद का ही बात को दोहराया सरला मुद्गल में। सायरा बानो बनाम भारत संघवाद में 2017 का वाद है। तलाक ए बिदत आया था, 3 तलाक की प्रथा को वैधानिकता की प्रश्न किया गया था और इसे असंवैधानिक घोषित किया गया था। तो ये इससे भी यूसीसी से जुड़ा हुआ है 3 तलाक का मुद्दा, सायरा बानो वाला केस 2017 का। ठीक है, समान नागरिकता के पक्ष में क्या क्या तर्क दिया जा सकता है कि यूसीसी होना चाहिए, क्या तर्क दे। अब देखो पक्ष का तर्क, हम एडवांस लेवल में चल रहे हैं, थोड़ा यहाँ पे पॉइंट ऐड करने का होगा। जो पीछे बताया था बेसिक समझ में बताया था, एडवांस में थोड़ा ज्यादा पॉइंट होगा। क्या है पक्ष में यूसीसी के पक्ष में? कि यूसीसी के पक्ष पे ये दे सकते हैं कि जो वर्तमान में धार्मिक मान्यताओं के आधार पर निर्मित किए गए हैं अलग अलग कानून, जैसे हिंदू कोड बिल, शरीयत कानून, अन्य कानून को क्या करती है, ये सरल करेगी। जो अभी विभिन्न धार्मिक मान्यताओं जैसे हिंदू कोड बिल, शरीयत कानून, ये अलग अलग कानून है, उसको क्या कर देगा, एक कानून बना देगा, तो कानून का सरलीकरण हो जाएगा यूसीसी में। दूसरा बताता है कि सिविल कानून सभी नागरिकों पे लागू होगा। यूसीसी क्या होगा, सभी कानून सभी नागरिकों पे लागू होगा, भले उनका धर्म और संप्रदाय कुछ भी हो, तो ये एक बात होगा। ठीक है, तो हमारा आर्टिकल समानता का अधिकार इससे मिलेगा। उच्चतर न्यायपालिका की कई न्यायिक घोषणाओं ने किसी न किसी रूप में समान नागरिकता संहिता का पक्ष लिया गया है। तो ये भी हम पक्ष रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कई जगह पे भी बोला है कि नागरिक संहिता क्या होना चाहिए, कानून बनाना चाहिए। और वो कैसे, सरला मुद्गल केस बोल सकते हैं, शाह बानो बेगम केस बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों केस बता सकते हैं कि इसमें बोला था कि संसद कानून बनाए। तो ये भी पक्ष रह सकते हैं कि संसद का भी सुप्रीम कोर्ट का भी मत ये है। तो हमने बताया कि एक मत क्या, कि सरलीकरण होगा, सरल हो जाएगा कानून। दूसरे सभी पे लागू होगा। तीसरा बताया सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ ऐसा ही मत रखता है कि समान नागरिक संहिता होना चाहिए। ठीक है, और संसद इन कानूनों को लागू करने के लिए क्या करना चाहिए, कानून मतलब ये कानून लाने के लिए, समान संहिता लाने के लिए कानून बनाना चाहिए। लैंगिक आधार पर न्याय मिलेगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, देखो बड़ा सिंपल में यूसीसी के पक्ष में तर्क दे रहे हैं। एक तो सरल हो जाएगा, दूसरा होगा कि सभी नागरिकों के लिए होगा, तीसरा हमने बताया कि क्या सुप्रीम कोर्ट का भी मत वैसा है, और चौथा हमने बताया कि लैंगिक आधार पर न्याय मिलेगा। जैसे कि अधिकतर धार्मिक या प्रचलित व्यक्तिगत कानून में पुरुषों का पक्ष में झुका हुआ है, तो ये खत्म हो जाएगा। जैसे शरीयत कानून है, शरीयत लॉ है, उसमें 3 तलाक वाला मुद्दा पुरुष के पर झुका है कि नहीं, पक्ष में। तो लैंगिक आधार पे क्या होगा, न्याय मिलेगा। अब देखो, धर्म और व्यक्ति कानून का पृथक पृथक मार्ग है, मतलब धर्म और व्यक्ति कानून पृथक पृथक मार्ग है। ये बोला गया था एसआर बोमनई केस में। ये दिया था कि धर्म व्यक्तिगत विश्वास का मामला है और इसे पंथ निरपेक्ष गतिविधियों के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। पंथ निरपेक्ष गतिविधियों को केवल राज्य द्वारा कानून बनाकर ही विनियमित किया जाना चाहिए। तो एसआर बोमनई केस में क्या बोला था, ये बोला था कि धर्म को व्यक्तिगत मामला मानना चाहिए और इसको पंथ निरपेक्ष से नहीं जोड़ना चाहिए, और जो भी पंथ निरपेक्ष वाली बातें हैं वो कैसे लागू करना चाहिए, तो कानून बना के संसद लागू करे। ये बात बोला गया था एसआर बोमनई में, मतलब कि धर्म और व्यक्तिगत कानून अलग अलग है। व्यक्तिगत कानून में धर्म आ सकता है, लेकिन पंथ निरपेक्ष लाना है तो हमें क्या करना होगा, कानून बनाना होगा और उसे धर्म से अलग करना होगा। ये एसआर बोमनई में बोला था। राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा, यूसीसी लागू हो जाएगा। तो यूसीसी लागू होने से क्या होगा, राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। क्यों कि धर्म के आधार पे या व्यक्तिगत कानून के आधार पे अब सांसारिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, तो राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है,
और व्यक्तिगत मामलों के विभिन्न पहलुओं को शासित करने वाला एक पंथ निरपेक्ष कानून एकता और राष्ट्रीय चेतना की भावना सृजित करेगा। तो पंथ निरपेक्ष एक कानून होगा, एकता को बढ़ावा देगा, राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा देगा, ये इसका पक्ष दे सकते हैं। अब देखो, इस पक्ष में जाने से पहले हम क्या करें, ब्रीफ कर दें। हमने कहा ब्रीफ में कि सरल हो जाएगा, सभी नागरिकों पे लागू होगा, सभी नागरिकों पर, ठीक है। तीसरा क्या होगा, हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा ही मत रखता है। चौथा बताया था कि लिंग न्याय में वृद्धि हो गई, क्योंकि पुरुषों के जो मेल हैं उनकी तरफ झुकी हुई है, ठीक है। फिर हमने बताया कि व्यक्ति और धर्म दोनों अलग अलग मार्ग पे चल रहे हैं इस समय। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एसआर बोमई केस का जिक्र करेंगे, बताएंगे कि व्यक्तिगत बात है क्या धर्म, ठीक है, लेकिन पंथ निरपेक्ष को अगर लागू करना है तो उसको धर्म से अलग करना होगा और कानून बना के लागू करना होगा पंथ निरपेक्ष को, एसआर बोमई केस में। इसको भी बोल सकते हैं एकीकरण को बढ़ावा देगा अगर यूसीसी लागू होगा तो, ये बता दें हमें, ठीक है। राष्ट्रीय चेतना का विकास होगा, ये हम क्या कर सकते हैं, पक्ष में दे सकते हैं। अब समान नागरिक संहिता के विरुद्ध दिए जाने वाले तर्क क्या हो सकते हैं? तो विरोध ये दे सकते हैं कि भारतीय कानून अधिकतर सिविल मामलों में एक समान संहिता का पालन करते हैं। तो जो भी भारतीय कानून है अधिकतर सिविल मामले में क्या करते हैं, एक समान संहिता का पालन करते हैं। जैसे भारतीय अनुबंध अधिनियम, सिविल प्रक्रिया संहिता, माल विक्रय अधिनियम, संपत्ति अंतरण अधिनियम, साझेदारी अधिनियम, साक्ष्य अधिनियम जैसे एग्जाम्पल है। लेकिन राज्यों ने सैकड़ों संशोधन किए और इसलिए कुछ मामलों में इन धर्मनिरपेक्ष सिविल कानून के अंतर्गत भी विविधता विद्यमान है। हम इतना नहीं कह सकते हैं, हम अपने लैंग्वेज में चलें, इतना टफ, इतना हमें याद भी नहीं रहेगा। हम अपने तरीके से बताते हैं कि व्यक्ति कानूनों का उल्लेख कहाँ किया गया है, समवर्ती सूची में किया गया है, ठीक है। मतलब समवर्ती सूची में किया गया है, सेंटर भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है व्यक्ति कानून को, ठीक है, या इसको देख सकता है इस पे। व्यक्ति कानून का मतलब कि व्यक्ति कानून शरीयत लॉ है, हिंदू कोड बिल है, ये व्यक्ति कानून है और इनका जिक्र किसमें है, समवर्ती में है। और संसद को व्यक्ति कानून पे अनन्य अधिकारता प्राप्त नहीं है। मतलब कि संसद, ये समवर्ती सूची पे संसद, ये बात बोला गया कि संसद को व्यक्ति कानून पे, जो व्यक्तिगत कानून है उन पे अनन्य अधिकारता नहीं मिला है कि वो बना सकते हैं। तो पहला तो यही गतिरोध हो गया कि व्यक्तिगत कानून जैसे शरीयत लॉ है, हिंदू कानून है, वो क्या है, समवर्ती सूची में रखे गए हैं और संसद को व्यक्तिगत कानून है उन पे अनन्य अधिकार प्राप्त नहीं होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि समान नागरिकता संहिता को लाने के लिए हमें व्यक्तिगत कानून को क्या करना, हटाना होगा, ठीक है। और व्यक्तिगत कानूनों को हटाने के लिए संसद के पास ऐसा पावर नहीं है। तो पहला तो यही विपक्ष हो गया कि नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा बोलते हैं कि पंथ निरपेक्ष राज्य को व्यक्ति कानून में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरा हम इसके विपक्ष में बोलते हैं कि जो पंथ निरपेक्ष राज्य हैं उनको व्यक्तिगत कानून में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये देश के विविधता के विरोध हो जाएगा। हमारे देश में विविधता, 6 प्रकार के धर्म पाए जाते हैं, ठीक है, विविधता इतना पाई जाती है, अगर हम हस्तक्षेप करने लगे तो फिर वो पंथ निरपेक्ष का विरोध हो जाएगा। तीसरा क्या है, राष्ट्रीय सहमति का अभाव है। राष्ट्रीय सहमति का अभाव है मतलब सब लोग नहीं चाहते हैं कि यूसीसी आए, कोई नहीं चाहता है, अल्पसंख्यक इसके समर्थन ही नहीं करते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि उनके साथ भेदभाव या हमको दबाया जाएगा। तो ये भी विपक्ष में बोला जाता है इनके। देश की विविधता के विरुद्ध है। आगे की राह में बोले कि आगे क्या होना चाहिए कि देश की विविधता के विरुद्ध है ये, तो व्यक्तिगत कानून को, इसमें संशय रहता है कि क्या भारत जैसे लोकतांत्रिक और विविधतापूर्ण देश में कभी व्यक्तिगत कानून की एकरूपता हो सकती है। तो इसमें देश की विविधता के विरुद्ध है। और कौन, मतलब कि जो अलग अलग व्यक्तिगत कानून होते हैं वो व्यक्तिगत कानून देश की विविधता के विरुद्ध हो सकते हैं।
नहीं समझे? अभी तक समझ में आया विपक्ष की बात और पक्ष की बात? ठीक है, अगर नहीं आया होगा तो फिर से बोलना, मैं सिंपल लैंग्वेज में बोल सकता हूँ। देखो, हमने बोला था कि इससे पहले वाले लेक्चर में पक्ष विपक्ष पढ़ ले, या हमने बताया था विपक्ष में, यहाँ पे विपक्ष में ये बताया था कि पहला, कि संसद को व्यक्तिगत कानून पे अनन्य अधिकार प्राप्त नहीं है बनाने का, जबकि व्यक्तिगत कानून किसमें लिखा गया है? समवर्ती सूची में। तो ये विपक्ष में आ जाता है। दूसरा हमने बताया कि पंथ निरपेक्षता के खिलाफ है। ठीक है। तीसरा बताया देश की विविधता के विरोध है, इसलिए उसे नहीं लाना चाहिए। चौथा है कि राष्ट्रीय सहमति का अभाव है, ज्यादातर जो संवेदनशील ग्रुप हैं उनका, जैसे अल्पसंख्यक वगैरह। ठीक है। और धार्मिक जो अनुयायी हैं वो भी नहीं चाहते हैं। तो आगे की राह में क्या करेंगे, वे फॉरवर्ड बताएंगे कि देश की विविधता के विरोध है यूसीसी को लाना। तो क्या यूसीसी लाना देश की विविधता के विरोध है, तो क्या हमें नहीं लाना चाहिए? क्या व्यक्तिगत कानून में एकरूपता नहीं होना चाहिए? ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, यूसीसी विविधता के विरोध होते हुए भी हमें क्या करना चाहिए, एक समान सहमति बनाना चाहिए। सहमति बनाना चाहिए, जो अलग अलग धर्म हैं उनसे सहमति बना के, तो हमें क्या करना है, आगे क्या हो कि सभी धर्मों में सहमति बनाना होना चाहिए, और तब जाके यूसीसी को लागू करना चाहिए, पहली बात। ठीक। दूसरी बात, नागरिकों को शिक्षित करना चाहिए। जैसे एक छोटे से क्षेत्र में लागू करें और वहां का डाटा पब्लिश करें और कहें कि समान नागरिक संहिता से, यूसीसी से ये फायदा हो रहा है, तो लोगों को जागरूक कर सकते हैं। और धीरे धीरे एक क्षेत्र से करें। और दूसरा क्या, दूसरा ये बोल सकते हैं, दूसरा हम बोल सकते हैं आगे की राय में, वे फॉरवर्ड में हम क्या बोल रहे हैं, पहला है कि हमें विविधता को कंजर्व रखना है। विविधता को कंजर्व कब रख सकते हैं, जब सभी धर्मों को क्या करें, सेटिस्फाई कर लें, या सभी धर्म क्या हो जाए, सहमति हो जाए। सहमति हो जाए तब हो सकता है। और कब हो सकता है ये विविधता, कि सभी धर्मों के अच्छी अच्छी बातें शामिल किया जाए यूसीसी में, अच्छी अच्छी बातें। ठीक है, सभी धर्म को शामिल किया जाए। ऐसा ना लगे कि हमारे धर्म की बातें नहीं शामिल है यूसीसी में। पहली, विविधता को कंजर्व किया जाए। जो राष्ट्रीय एकता का अभाव है, राष्ट्रीय में एकता का अभाव है, उसमें हम कहें भावना का अभाव है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, उनके भावना विकसित करें। भावना विकसित कैसे करें, हमने कहा ना कि छोटे छोटे से क्षेत्र में, जैसे गोवा का डाटा अभी तक पब्लिश नहीं हुआ, क्या लाभ हुआ? ठीक है, पब्लिश करें, छोटे से क्षेत्र में लागू करें, उसको पब्लिश करें, जन जागरूकता फैलाएं, और सभी धर्मों से राय मांगे, तो खुल के आएंगे। ठीक है, ये कर सकते हैं। तो ये हम आधार पे हम क्या करते हैं, वे फॉरवर्ड दे सकते हैं। भेदभाव को समाप्त कर दें, धीरे धीरे सुधार का दृष्टिकोण अपनाएं। व्यक्तिगत कानून को सार्वजनिक वाद विवाद के लिए प्रस्तुत करना, कि क्या है व्यक्तिगत कानून में क्या कमियां हैं, जैसे शरीयत लॉ में भी कमी है, हिंदू लॉ में भी कमी है, तो उन दोनों में क्या कमी है वो वाद विवाद किया रह जाए, और उसमें जो अच्छे प्रावधान है वो उसको क्या कर रहे हैं, संहिताकरण लें। सभी व्यक्तिगत कानूनों का संहिताकरण जो हमने कहा था वो कर दे। ठीक है, ये हमने समान यूसीसी को पढ़ा। अब आ जाओ धर्मांतरण विरोधी कानून, एंटी कन्वर्जन लॉ। ये हमने पढ़ रखा है पहले, लेकिन अभी थोड़ा सा अधिक बातों पे चर्चा करेंगे। ऐसे कानून धर्मांतरण पे पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाते हैं। ऐसे कानून धार्मिक स्वतंत्रता को और मजबूत करते हैं। जो धर्मांतरण विरोधी कानून होते हैं, हम पक्ष में बोल सकते हैं कि ये धर्मांतरण पे पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि जो स्वेच्छा से करना चाह रहा है वो स्वेच्छा से कर सकता है, तो पूर्ण प्रतिबंध नहीं होता धर्मांतरण में। ऐसे कानून धार्मिक स्वतंत्रता को और मजबूत करते हैं। हाँ, धार्मिक स्वतंत्रता को, कि मान लो कि हम हैं आज हिंदू हैं, कल हमें कोई भी धर्म क्या करना है, अपनाना है अपनी इच्छा से, तो कर सकते हैं, तो हमारी धार्मिक स्वतंत्रता क्या होगा, और मजबूत होगा। जनसंख्या जो पॉपुलेशन है उसमें परिवर्तन के भय से निपटने में सहायक होता है। ऐसा होता है ना कि कोई धर्म को जबरदस्ती धर्मांतरण कराया जा रहा है, तो हो सकता है कि कल आने वाला एक धर्म समुदाय की जनसंख्या क्या हो जाए, अधिक हो जाए। ठीक है, तो एक जनसंख्यिकी परिवर्तन में भय से निपटने में सहायक होता है, कि जो जबरदस्ती धर्मांतरण कर रहा है उसको रोकने में सहायक होता है धर्मांतरण विरोधी। और धर्मांतरण पे संविधान सभा में चर्चा हुआ था, तो उसमें सरदार पटेल ने बोला था कि जबरन धर्मांतरण के बारे में चिंता व्यक्त की थी। कौन? सरदार पटेल ने। और आगे चल के भारत में धर्मांतरण विरोधी कानूनों का नैतिक आधार बना। तो जो धर्मांतरण के बारे में चिंता व्यक्त किया था सरदार पटेल ने संविधान सभा में, वही आधार बन गया धर्मांतरण विरोधी कानून का, जो अभी कर्नाटक, यूपी, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों लेके आए।
तो जब भी धर्मांतरण के बारे में बात करना है तो बताओगे कि ये धर्मांतरण पे पूर्ण प्रतिबंध नहीं करता है। ऐसे कानून धार्मिक स्वतंत्रता को मजबूत करते हैं। जो जनसंख्यी पॉपुलेशन में परिवर्तन के भय जो सबसे ज्यादा होता है ना, कि धर्मांतरण बहुत ज्यादा लोगों को करवा दिया जबरदस्ती, तो उस भय से निपटने में सहायक होता है। ठीक है ना। और धर्मांतरण पे संविधान सभा में चर्चा के बाद में सरदार पटेल ने क्या चिंता व्यक्त किया था, जबरन धर्मांतरण को लेकर, और इसी को आधार लेके आजकल कानून बनाया जा रहा है। ठीक। धर्मांतरण विरोधी कानून से संबंधित मुद्दे क्या हैं? तो सबसे पहली बात है कि धर्मांतरण साबित करने का जिम्मेदारी, साबित करने की जिम्मेदारी किसके पास है? जो धर्मांतरण, जैसे साबित करने की जिम्मेदारी कि कोई धर्म को क्या कर रहा है, परिवर्तन करवा रहा है, परिवर्तन करा रहा है। जैसे कि हम एक्स हैं और शादी की है वाई समुदाय के धर्म से, ठीक है, और वाई वाले को हमने कहा कि तुम धर्म चेंज कर लो, धर्म चेंज कर लो। इन्होंने धर्म चेंज कर लिया और ये चला गया धर्मांतरण विरोधी कानून के अंतर्गत। अब हमें शामिल करना, हमें साबित करना है, हमें, न कि कल्प्रिट को, जो धर्मांतरण है उसको नहीं साबित करना है, जो इस है जिसने कराया है उसको साबित करने की जिम्मेदारी है। ये बात धर्मांतरण से संबंधित विवाद है। न्याय संगत व्यवहार का अभाव है, ये इस पे भी विवाद है। न्याय संगत व्यवहार का मतलब कि ऐसा है ना कि जहां पे हिंदू वर्सेस मुसलमान को लेके हो रहा है, तो न्याय संगत व्यवहार कभी हिंदू के पक्ष में चला जा रहा है तो कभी मुसलमान के पक्ष में चला जा रहा है। न्याय संगत व्यवहार नहीं हो रहा है किसी कम्युनिटी के साथ, किसी धर्म के साथ। भय का वातावरण बन गया है। तो इससे संबंधित मुद्दा में क्या है, भय का वातावरण बन गया है। ठीक है। इतने ज्यादा जो है ना मीडिया और प्रेस ये सब बढ़ा दिए हैं कि एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोग के हेय दृष्टि से देखने लगे हैं। भय का वातावरण कि कहीं हमारे लड़का लड़की क्या हो जाए, धर्मांतरण हो जाए। अस्पष्ट, अस्पष्ट प्रकृति और व्यापक दायरा, मतलब ऐसे कानूनों का इस्तेमाल की जाने वाली शर्तें कि जबरन, धोखाधड़ी, प्रलोभन आदि को अस्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। तो ये प्रकृति क्या करता है, इसको और विवाद बना देता है और इसके दुरुपयोग की व्यापक संभावना रह जाती है अस्पष्टता के कारण। तो ये भी विवाद का कारण बनता है। धर्म की स्वतंत्रता के विरोध है, ये भी एक विवाद का मुद्दा है कि धर्मांतरण विरोधी ये धर्म की स्वतंत्रता के विरोध है। ठीक है। तो ये बातें लेके धर्मांतरण के विरोध में हम कह सकते हैं। अब अलग अलग धर्मांतरण विरोधी कानूनों को चुनौती और इस विषय पर न्यायालय का फैसला क्या रहा। तो स्टेनलास वाला हमने केस बताया था कि स्वैच्छिक रूप से, जो स्वैच्छिक रूप से करे वो धर्मांतरण सही, लेकिन बल, छल और प्रलोभन से करे वो क्या, वो गलत। ठीक है। ये स्टेनलास में सल्ला मुद्गलवाद में बोला था, क्या बोला था कि यदि केवल बहुविवाह प्रथा के लिए इस्लाम धर्म को अपनाया गया है तो वो वैध नहीं है। क्यों? इस्लाम धर्म में 4 बीवी रखने के लिए जिक्र किया गया है, लेकिन बहुविवाह करने के लिए कोई धर्म क्या करे, अपना ले, हिंदू धर्म छोड़ के इस्लाम कर ले, तो वो सल्ला मुद्गल में बोला कि ये गलत है। लिली थॉमस केस 2000 में बोला क्या सुप्रीम कोर्ट ने कि न्यायालय ने ये बोला कि 2 विवाह के मामले में मुकदमा चलाना अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं है। अगर किसी ने 2 विवाह कर लिया है तो वो 2 विवाह के लिए अनुच्छेद 25 का उल्लंघन, मुकदमा चलाना ऐसा नहीं होगा कि 25 का उल्लंघन माना जाएगा। अर्थात मुस्लिम लोग जो 4 घोषित करते हैं उन पे भी चलाया जा सकता है। ध्यातव्य है कि अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है। तो ये धर्मांतरण विरोधी कानून को चुनौती और विषय, इनके विषय पे न्यायालय का क्या फैसला रहा वो बताया। तो एक है स्टेनलास का, सरला मुद्गल का, लिली थॉमस का। ठीक है। अब देखो लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश का केस है। इसमें अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह के मामलों को हिंसा या धमकियों के कृत्यों पर कड़ी सजा की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया था। लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश में ये बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि अंतर जातीय या अंतर धार्मिक विवाह कोई करता है और उसमें हिंसा होता है या धमकी भरा कृत्य होता है तो कड़ी सजा देना चाहिए। ठीक है। एम चंद्र बनाम थंगुमतु विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि धर्मांतरण साबित करने के लिए शर्तें निर्धारित की। पहला क्या था कि सही मायने में धर्मांतरण हुआ हो, और दूसरा क्या कि उस समुदाय में स्वीकृति जिसमें व्यक्ति धर्मांतरण हुआ। मतलब सिंपल बात है कि ये वही मुद्दे हैं जो फादर स्टेनलेस किया है। थोड़ा सा
एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो हम ये किस का आधार बना के कर सकते हैं। अब आ जाते हैं तीसरा, धर्मांतरण के मुद्दा हो गया। अब तीसरा है दल बदल विरोधी कानून। एंटी डिफेक्शन लॉ को हम लोग पढ़ चुके हैं और हम लोग का रिवीजन हो रहा है और हमारा पॉलिटी लगभग खत्म हो गया है। एक आध व्यापक आयाम लेके बताएंगे, वही है अभी के डायमेंशन में। तो दल बदल कानून की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो दल बदलने संबंधित सांसद जो विधायक होते हैं उनकी प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए ये एंटी डिफेक्शन लॉ की जरूरत होती है। राजनीतिक दल और उनकी नीतियों को के प्रति सदस्यों का निष्ठा सुनिश्चित करने के लिए क्या करना है? दल बदल विरोधी कानून की आवश्यकता है। हमने वहां आवश्यकता क्यों नहीं है यह नहीं बताया था, क्यों है वहां पे नहीं बताया था। यहाँ बता रहे हैं कि एमपी और एमएलए की प्रवृत्तियों को नियंत्रण करने के लिए दल बदल कानून की आवश्यकता है। दूसरा बताया कि दल के प्रति और दल के नीतियों के प्रति निष्ठा सुनिश्चित करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ की जरूरत है। लोगों की इच्छा के सम्मान करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ जरूरत है। दलों के विलय के माध्यम से विधायिका में दलों की लोकतांत्रिक पुनर्गठन की सुविधा के लिए क्या है जरूरी है। अनियमित रूप से होने वाले चुनाव पे किए जाने वाले गैर विकासात्मक खर्च को रोकने के लिए क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ जरूरी है। तो हमने बोला कि एंटी डिफेक्शन लॉ की जरूरत क्यों है, अगर पूछ ले तो बताओगे कि एमपी और एमएलए के प्रवृत्ति को नियंत्रण करना। ऐसा नहीं कि एक दल को छोड़कर दूसरे दल को ज्वाइन कर ले। राजनीतिक दल की नीतियों के प्रति सदस्यों की निष्ठा बढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं कल जाके दल छोड़ दिए और उनकी नीतियों को आलोचना करने लगे, उसके लिए जरूरी है। लोग चूंकि प्रतिनिधि को चुनाव करके भेजते हैं तो उनके ऐसा है ना कि मान लो कि हम बीजेपी से लड़े और क्या हुआ, चुनाव जीते तो हमने बीजेपी से जीते और कल जाके हम क्या कांग्रेस ज्वाइन कर ले तो हमें तो जनता ने क्या है, जनता ने दिया है बीजेपी के आधार पे दल पे, लेकिन हम कांग्रेस को ज्वाइन कर लिए तो लोगों की इच्छा का सम्मान नहीं रह जाएगा। तो लोगों की इच्छा का सम्मान के लिए ये जरूरी है। दल के विलय हो जाता है, ऐसा है ना कि 2/3 दल का विलय किसी और दल के विलय में, ये इसको मान्य बताया जाता है। ठीक है, तो कोई ऐसा नहीं हो कि लोकतांत्रिक आधार पे, अब मान लो यहाँ विशेष बहुमत है कि 2/3 दल चाहती है किसी दल में मिलना तो मिल लो भाई, क्योंकि विशेष है। लेकिन और कोई छोटे मोटे दल तोड़ के कहें कि हम दूसरे दल में मिल सकते हैं तो वो लोकतांत्रिक पुनर्गठन नहीं माना जाएगा, जबकि इसको लोकतांत्रिक माना जाएगा क्योंकि यहाँ पे अधिकांश लोग चाहते हैं। तो इसके लिए जरूरी है चुनाव पे जो गैर विकासात्मक खर्च किए जाते हैं उनको रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ जरूरी है। तो हमने जरूरी की बात कहा है, क्यों जरूरी है। अब निर्भरता की बात करें कि एंटी डिफेक्शन लॉ कैसे लागू होगा, तो हम बात कर रहे हैं कि किसी सदन का सदस्य किन परिस्थितियों में सदन की सदस्य के लिए निरह घोषित हो जाएगा। तो कब हो जाएगा कि जब वह दल की अपनी सदस्यता क्या करे, स्वेच्छा से परित्याग कर दे, तो वह उस दल को त्याग करेगा तो निरह घोषित हो जाएगा। यदि वो अपने दल से अपनी पहले अनुमति लिए अपने राजनीतिक दल द्वारा जारी किसी निर्देश के खिलाफ सदन में मतदान करे, अर्थात व्हिप में अपने दल के व्हिप के अगेंस्ट में क्या करे, मतदान करे, तो वो निरह हो जाएगा। और मतदान के लिए अनुपस्थित रहता है, मतदान करने के लिए अनुपस्थित रहता है, उसके इस प्रकार के कृत्य को दल ने 15 दिन के भीतर माफ नहीं किया तो वो निरह हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब कि दल ने बोल दिया कि मतदान करो भाई, और वो मतदान नहीं करता है, मतदान करने के लिए सदन में अनुपस्थित रहता है, मतदान नहीं करता है व्हिप के अकॉर्डिंग, और 15 दिन के अंतर्गत वो मतदान नहीं किया, और 15 दिन के अंतर्गत क्या उस दल ने उस आदमी को माफ नहीं किया, तो फिर क्या होगा, उसकी सदस्यता चली जाएगी। ठीक, यदि किसी सदन में निर्दलीय सदस्य है, निर्दलीय सदस्य चुनाव जीतने के बाद कोई राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो वो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, और 1/3 को कहते हैं ना स्प्लिट, ये स्प्लिट सिस्टम को मान्य कैंसिल कर दिया है। मतलब 1/3 अगर कोई जाके दल में मर्ज होता है तो जो भी सदस्य 1/3 में जाके मर्ज होते हैं उन क्या हो जाएगी, उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। लेकिन एक्सेप्शन है, मर्जर अगर 2/3 से होता है तो उनकी सदस्यता नहीं रद्द होगी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, ये हमने बताया तर्क में। अब देखो दल, ये जो दल बदल की 1/3 वाला जो प्रावधान था वो हटाया गया था 2003 में 91वें संविधान संशोधन में, और 2/3 मर्जर वाला लागू किया गया था, ये पहले भी बता चुके हैं। अब निर्णय
निर्णायक पदाधिकारी कौन होता है? दल बदल के कारण उठने वाले निर्भरता से संबंधित किसी प्रश्न के बारे में निर्णय कौन करेगा? तो उसके पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है, मतलब स्पीकर द्वारा किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? स्पीकर के द्वारा। और नियम के निर्माण की शक्ति किसका है दल बदल अधिनियम में? तो सदन के पीठासीन अधिकारी को यह शक्ति प्राप्त है कि वह नियम बनाए ताकि 10वीं अनुसूची के प्रावधानों को प्रभावी बनाया जाए। तो ये स्पीकर को ही शक्ति प्राप्त है नियम के निर्माण की। और निर्णय के प्राधिकारी कौन होता है? स्पीकर ही होता है। दोनों इंपॉर्टेंट है। वर्तमान कानून में समस्या क्या है? अगर देखें तो एंटी डिफेक्शन लॉ की क्या समस्याएं हैं वर्तमान समय में? तो राजनीतिक दलों की कोई जवाबदेही नहीं है। पहली समस्या ये है कि राजनीतिक दलों की कोई जवाबदेही नहीं है। यह केवल विधि निर्माताओं को दल बदलने के लिए दंडित करता है, जो विधि निर्माताओं को दल बदलने के लिए दंडित करता है। राजनीतिक दल को केंद्र में राजनीतिक दल जो राजनीतिक केंद्र में है उनकी कानून के तहत कोई जवाबदेही नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब कि जो विधि निर्माता हैं, जो सदस्य हैं, वो उनको क्या करता है? दंडित करता है। लेकिन दल का भी तो होना चाहिए कुछ प्रावधान। तो दल के लिए कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन सदस्य के लिए है। विलय के संबंधित प्रावधान है। भाई 1/3 को विलय को आपने अस्वीकृत कर दिया 2003 में 91 संविधान संशोधन लाके, लेकिन 2/3 को क्या कर दिया? समर्थित कर दिया। तो ये विलय संबंधित प्रावधान संबंधित समस्या विवाद उठता है। तीसरा क्या है कि पीठासीन अधिकारी जो स्पीकर है या लोक सभापति है, इन अधिकारी की शक्तियों का जो प्रयोग है उस पर आक्षेप लगता है, तो इससे विवाद उठता है। पक्षपातपूर्ण निर्णय लेते हैं पीठासीन अधिकारी, इससे विवाद या समस्या उत्पन्न हुई है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये दल बदल कानून जो आया है वो अस्थिरता रोकने में जो अस्थिरता को रोक दिया है, नहीं, वो अभी भी बरकरार है। अभी भी देखो तो कितने दल छोड़ के भाग जाते हैं। अभी भी सत्ता परिवर्तन देखा जाता है दल बदल अधिनियम के आधार पे। मतलब अभी भी अगर देखें एंटी डिफेक्शन लॉ अस्थिरता रोकने में असमर्थ है। दल से निकाले जाने पर निर्भरता का नियम लागू नहीं होता है। अगर किसी को दल से निकाल दिया गया तो फिर वो निर्भरता नहीं लागू होता। मान लो कि हम किसी दल से हैं और वो दल ने ही हमको निकाल दिया, तो हम किसी भी दल को ज्वाइन करें, तो इस बात को भी लेके क्या हो सकता है? विवाद हो सकता है। ठीक है, अब दल बदल विरोधी कानून से संबंधित मुद्दे क्या है? तो दल बदल विरोधी कानून से मुद्दे हैं कि ये विधायकों या सांसदों को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है, जबकि होना चाहिए। तो दल विरोधी कानून से संबंधित मुद्दे में ये एक बड़ा मुद्दा है कि एमपी एमएलए के बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे क्या करता है? प्रतिबंध लगाता है। दूसरा, इससे से निर्वाचित प्रतिनिधियों की जवाबदेही क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जो निर्वाचित होते हैं, जैसे कैसे बताएं कि मान लो कि हमने बहुत सारे हमको निर्वाचित करके लोग क्या भेजे, ठीक है, और हम उनके जनप्रतिनिधि हैं और हमारा है कि उन जन का हित को बढ़ावा देना, और हमें लगता है कि जो दल से हम हैं वो उस जन के हित को बढ़ावा नहीं दे रहा है, तो भाई हम कहां तक उन जनहित के बारे में क्या हम मामला नहीं उठा सकते? उठा सकते हैं, लेकिन जैसे ही उठाएंगे दल बदल विरोधी कानून आ जाएगा, तो वो जवाबदेही हमारा कम कर देता है। यह प्रतिनिधात्मक सरकार को कमजोर कर देता है। तो हम कहना कि प्रतिनिधि हैं किसी के, तो वो सरकार को कमजोर कर देता है। कौन? दल बदल विरोधी कानून। तो इससे संबंधित मुद्दे हैं। ठीक है, अब इन समस्याओं को दूर कैसे किया जा सकता है? तो दल बदल की परिभाषा को सीमित करना चाहिए, उस पर एक समिति बनाना चाहिए, विचार करना चाहिए, अभी प्रबुद्ध लोगों की राय लेना चाहिए, जो उसकी खामियां जो पीछे बताया उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। दलों की आंतरिक लोकतंत्र भी स्वतंत्र होना चाहिए। दलों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र को, ये क्वेश्चन ही मेंस में बन सकता है, दलों के आंतरिक लोकतंत्र को भी सुनिश्चित करना चाहिए कि दलों के अंदर भी आंतरिक लोकतंत्र विद्यमान हो। आचार समिति की भागीदारी करना चाहिए। आचार समिति की भागीदारी की मतलब सक्रिय भागीदारी हो कि विधायकों की जो खरीद फरोख्त होता है वो रोकने में मदद करें। तो आचार समिति की भागीदारी बढ़ानी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? सुझाव दे सकते हैं। अब कुछ ज्यादा हो जा रहा है, आप लोग के लिए झेल नहीं पाओगे।
तो समस्याओं को दूर कैसे किया जा सकता है? निर्णय प्राधिकारी के पक्षपात न करें, वो होना चाहिए। दल बदल को दल का आंतरिक मुद्दा बनाना चाहिए, दल बदल को दल का आंतरिक मुद्दा बनाना चाहिए। अधिक अस्पष्टता लाने की जरूरत होनी चाहिए। ये सुझाव हम दे सकते हैं। अब हम जो लोकल रिजर्वेशन है इन प्राइवेट सेक्टर, ये करेंट का मामला है, ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। निजी क्षेत्र में स्थानीय आरक्षण की बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ऐसे ज्यादा है नहीं, 2 टॉपिक हैं और दोनों टॉपिक पे मतलब 3 स्लाइड हैं। चलिए छोड़ देते हैं, नेक्स्ट में 3 स्लाइड ऐड कर लेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।